नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। और एक बात क्लियर कर दूं इस चैनल के लिए कि ये चैनल जो है कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सुझाव देने वाला चैनल नहीं है, कोई आपको टिप्स देने वाला चैनल नहीं है। ये एक न्यूज़ चैनल है, एक बिजनेस न्यूज़ चैनल है जिसमें जो शेयर बाज़ार से लेकर सोना चांदी से लेकर तमाम चीज़ों की खबरें दी जाती है और जो डेवलपमेंट होता है दिन भर का उसके बारे में बताया जाता है। और दूसरी बात कि जो है साथ में आप फाइनेंशियल जो है कोई गलत डिसीजन ना ले लें, उसके बारे में आपको सुझाव दिया जाता है या फिर आपको बताया जाता है कि आप जो है इस प्लानिंग के तहत चीज़ें करेंगे तो किस तरीके से जो है आप अपना भारी नुकसान से बच सकते हैं। मुनाफा कमाने का ये सुझाव नहीं देता। इसमें जो खबरें आती हैं, जो भी चीज़ आती हैं, उसके हिसाब से जो है वो आपको तय करना होगा या फिर आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछकर ही तय करेंगे। सिर्फ चूँकि ये जो सोना चांदी में जो है डेली डेवलपमेंट है या शेयर बाज़ार में भी डेली डेवलपमेंट है, तो वो जो डेवलपमेंट होता है उसकी रिपोर्ट आपके सामने हम पेश करते हैं। और ये इकॉनमी है, इकॉनमी जो है आज कुछ और खबर होगी, कल कुछ और खबर हो जाएगा, क्योंकि इकॉनमी पे किसी का वश नहीं है। अगर वश रहता तो ट्रम्प जो है वो इकॉनमी को अपने कब्जे पे कर लेता, जो कर नहीं सकता। क्योंकि जब उसको करने की कोशिश करता है, जब जब किसी ने जो है इकॉनमी को कब्जा करने की कोशिश किया है, तब तब उस देश का पतन हो गया है या उस देश में रिसेशन आ गया है। आपके पास नोट है, आप तो चाहोगे तो तुरंत नोट छाप दो, लेकिन इकॉनमी की जो चाल है, नोट छापते ही फिर आपका जो है रिसेशन और तमाम चीज़ों का खतरा मंडराने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि किसी दिन आपको चीज़ें दिखेगी कि बहुत ऊपर जाते हुए दिख रहा है, किसी दिन दिखेगा कि भाई वही चीज़ जो है वो नीचे गिरते हुए दिख रहा है। तो रेट जो है वो तमाम चीज़ जो है वो फ्लक्चुएट रहता है। अगर आप किसी दिन देखेंगे जो क्रैश करता है, उसके पहले कल शाम जो होता है वो बहुत शानदार होता है, बहुत ही बल्ले-बल्ले होता है। लग रहा है कि जश्न वाला शाम है और अगले दिन सुबह क्रैश हो जाता है। तो ये जो चीज़ें जो डेवलप होती है वो खबर हम आपके सामने पेश करते हैं और उसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी होगी। और इसलिए कहा जाता है कि जो जब ऐसा है कि मान लीजिए इसमें सोना चांदी का बाहर है, चांदी का तो हम लोग देख ही रहे थे, जो पिछले 2-3 महीने से जो बात कर रहे हैं उसमें चांदी ऊपर भागता हुआ दिख रहा था। बट नेचुरल सी बात है और बहुत तेज़ भागा, 100% से ऊपर भाग गया इस साल। तो इसका ये अर्थ नहीं होता है कि हम पूरा पैसा उसमें लगा दें। चूँकि एक रूल होता है कि आप अपने पैसे को जो है वो डिवीज़न करेंगे। जैसे जो कहा जाता है कि 60% शेयर बाज़ार में रखिए और शेयर बाज़ार में भी 60% अलग-अलग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो है म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर 60% बनता है। एक पे 60% नहीं बनता है। या फिर जो 40% जो बात होती थी बाकी जो बचता था, जिसमें 20% जो हो गया बॉन्ड पे हो गया, जो है अलग-अलग जो है बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कंपनियों का बॉन्ड हो गया, या कुछ पैसा जो है इमरजेंसी फंड जो है वो एफडी में रख दिया आपने और बाकी 20% जो है सोना चांदी में। क्योंकि इकॉनमी किसी को कुछ बताकर नहीं आता। कब क्या कौन-सा मार्केट किधर चला जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को जो है बैलेंस किया जाता है। साथ में इसलिए इमरजेंसी फंड भी रखा जाता है। जो 1 साल 6 महीने का जो इमरजेंसी फंड होता है, वो इसलिए रखा जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफ़िट होगा। आप जो अगर एफडी में रखेंगे तो वो एक लिमिटेड आपको उसमें रिटर्न मिलेगा और वो इन्फ्लेशन उसको बराबर कर देता है लगभग। जो बात कहानी वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपको लंबे समय के लिए जो आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको चीज़ें बढ़िया बनकर मिलती है, लेकिन उसमें रिस्क शामिल होता है। तो वो रिस्क को चूँकि रिस्क क्या है, अगर आप मान लीजिए आज 10 साल पहले पैसा निकाल कर बंद कर दें उस चैप्टर को बढ़िया साउंड जगह लगा के, तो वो बढ़ना तय है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप चूँकि होता है, फ्लक्चुएट करता है, तो उसके कारण जो है आप उसमें से निकल जाते हैं। इसलिए जो कहा जाता है कि पोर्टफोलियो करने के लिए। तो अब हम लोग गोल्ड पे बात करेंगे कि गोल्ड पे जो कल हम लोगों ने किस तरीके से डिस्कस किया था कि इस साल जो 61% जो ग्रोथ रहा, वो क्यों रहा? किन फैक्टर पे रहा? और 2023 में या 22 में जो कम रहा था, वो किन फैक्टर पे रहा था? अब ये चीज़ देखा जाएगा कि जो 2026 है, जिसमें जो तमाम दुनिया के जितने एजेंसी हैं, उसका एवरेज निकाला जाए, तो वो दे रहे हैं कि भाई $5000 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। यानी यहाँ से लगभग 20% की बढ़ोतरी उसमें। कुछ ने 5400 दिया है, कुछ ने 5400 दिया है, कुछ ने जो है 4600 दिया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जो है वो 5000 के आसपास दिया है। 4900 से लेकर 5100 तक दिया है उसमें। तो ऑन एन एवरेज निकालने के बाद जो है वो 5000 का दिख रहा है। तो जो 20% की बढ़ोतरी है, तो जो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था कि जीपीआर रिस्क,
जिसमें कि 10 पॉइंट है जीपीआर रिस्क का। तो जीपीआर रिस्क में जो भी जियो पॉलिटिकल रिस्क है वो, जिसमें कि 2025 में 8 आया था, तो वो क्या 8 आएगा? नहीं, वो 8 नहीं आएगा, वो कम होगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि ताइवान और चाइना के बीच जिस तरीके से तनाव चल रहा है और जो बात कही जा रही है कि 2027 में जो है ताइवान को मिला लेगा चाइना, वो चीज़ अगर ग्रिम हो जाता है तो फिर ये जीपीआर रिस्क जो है 8 के आसपास भाग सकता है, जो इस वक्त जो था। अगर नहीं होता है तो वो कम घटेगा। दूसरा फैक्टर है नाटो और रसिया के बीच अगर लड़ाई हो जाती है तो उसके हिसाब से होगा। यानी जो गोल्ड का जो बड़ा फैक्टर है जीपीआर फैक्टर, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से होता है। अगर नॉर्मल रहा तो वो कम हो जाएगा। बाकी जो अदर फैक्टर्स था जिसमें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल जो है मार्केट पे स्ट्रेस, ग्लोबल बैंकिंग रिस्क, तमाम चीज़, जिस पे कि 4 पॉइंट था, तो ये 4 पॉइंट एज इट इज रहेगा ऐसा लग रहा है, जो चूँकि चीज़ें उस तरीके से जो है ठीक नहीं हुई है। और जो है एफएक्स वाला रिस्क, मतलब जो करेंसी वाला जो रिस्क है, वो भी जो है जिसमें 8 पॉइंट दिया गया था, वो उसमें जो है थोड़ा सा जो है हल्का सा सुधार हो सकता है, चूँकि लेकिन सिचुएशन अभी डिपेंड करेगा किस तरीके से सरकार कदम लगाती है, किस तरह से होता है। 1 साल काफ़ी लंबा समय होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ें देखी जा रही है, क्योंकि जो स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन जो है वो एक बड़ा फैक्टर होता हुआ जा रहा है। और स्टेबल कॉइन क्या है? मतलब एक तरह से क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो डॉलर से बैक होगा, या फिर अलग अलग, जैसे भारत में भी मांग होने लगा है कि आप जो है रुपीज़ बेस्ड स्टेबल कॉइन लेकर आए। तो उससे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन बड़ा आसान हो जाता है। जब आप अभी कन्वर्जन होता है जो रुपया का डॉलर में, डॉलर का रुपया में, और उसमें जो समय जाता है, स्टेबल कॉइन आने से क्या होगा कि जो फास्ट हो जाएगा तुरंत। जैसे कि हम लोग आजकल यूपीआई पेमेंट करते हैं और जिस तरीके से फास्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को लेकर है। और इसमें जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले 1 साल के अंदर जो है लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक ने उस पे स्टेबल कॉइन के लिए खर्च कर रही है, मतलब उसको बैक करने के लिए। जैसे कि अब रिपोर्ट हर का आया नहीं है सामने, जैसे कि अब आप टेथर का ही देखें, अमेरिका का देखें, तो उसने Q3 में जो है 26 टन गोल्ड खरीदा, और टोटल जो है उसके पास जो है गोल्ड जो है वो 116 टन गोल्ड हो चुका है उसके पास अमेरिका के लिए। तो उसी तरीके से दुनिया के तमाम इसमें हो रहा है, और 11 ट्रिलियन डॉलर जो है वो उस पर खर्च किया जा रहा है ताकि करेंसी को मजबूती दिया जा सके, और साथ में जो गोल्ड खरीद रहे थे सेंट्रल बैंक, उससे अपने लोकल करेंसी को मजबूती दिया जा सके। तो वो चीज़ होता है। तो जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि जो करेंसी रिस्क जो आर्ट था ये घटेगा। अब ये कितना घटेगा ये कहना मुश्किल है। और जो अदर्स फैक्टर थे जिसमें कि इंटरेस्ट रेट कट था, वो जो है हर साल से 2023 से उसी जगह पे फिक्स है, 2 पॉइंट आता है, वो ही उसी के आसपास रहेगा। बाकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन जिसमें कि 10 पे 10 पॉइंट मिला था इस बार, क्योंकि इकॉनमी जिस तरीके से स्ट्रेस हो गया था यहाँ, ये चीज़ें देखी जा रही है जिसमें कि बड़ा ज़बरदस्त था कि रिसेशन आ जाएगा और ये चीज़ आएगा, तो वो चीज़ टलता हुआ दिख रहा है। तो हाँ, यहाँ इकॉनमी एक्सपेंशन में जो है जो 10 पॉइंट दिया गया था, यहाँ पे गिरावट होगी। अब जो मोमेंटम है, तो क्या होता है कि जब मोमेंटम में 10 में 9 दिया गया था, मोमेंटम मतलब जब तमाम चीज़ें होने लगती है तो जनता जो खरीदारी करने लगता है, ETF जो खरीदारी करने लगता है, और ये तमाम चीज़, तो इसमें क्या हुआ कि जब ये सब फैक्टर कमज़ोर होगा तो मोमेंटम घटेगा। जो 9 था ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये जो है 3-4 पे भी जा सकता है मोमेंटम, यानी लोगों का रुझान जो है उसकी खरीदारी के तरफ कम होगा। अदर फैक्टर्स है जिसमें 40 पॉइंट्स है, जिसमें 20 लाया था इस बार। तो यहाँ क्या हो सकता है? इसमें होगा कि सेंट्रल बैंक की बाइंग इस साल घटती हुई नजर आई है। अब अगले साल किस तरीके का रहेगा उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। दूसरा, मार्केट की लिक्विडिटी, जो एक लिक्विडिटी का क्रंच इस समय दिख रहा है, और जो सीजनल डिमांड होगा, इंडिया और चाइना का जो देखा गया था इस बार बहुत तेज़ था, वो किस तरीके से रहता है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। और कमोडिटी साइकिल, और जो है माइनिंग सप्लाई जैसा है वो वैसा ही एज इट इज रहेगा। तो ये जो अदर्स फैक्टर था जिसमें 40 में 20 पॉइंट्स लेकर आए थे और जिसके बाद 61 बना था, ये यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है। तो लेकिन ये तमाम चीज़ देखने के बाद जो 20%, अब यहाँ पे मेन पॉइंट पे आ रहे हैं कि जो 20% की बात जो कह रहे हैं लोग सब कि भाई यहाँ से जो है 20% गोल्ड भागता हुआ दिखेगा, तो इन तमाम फैक्टर्स पे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि ये जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन अगर इसमें से मान लीजिए कि इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त बूम कर गया, किसी का जियो पॉलिटिकल एकदम ख़त्म हो गया, कुछ नहीं हुआ, करेंसी में बल्ले बल्ले हो गया जी, तब तो भाई नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ऐसा इस वक्त दिख नहीं रहा है, और ये यही इकॉनमी है।
इकॉनमी आज नहीं दिख रहा है, कल हो सकता है कि दिखे। तो इसके लिए जो है इस न्यूज़ चैनल को देखते रहिए, आपको अपडेट करते रहेंगे। और भी कई सारे फैक्टर हैं गोल्ड को लेकर कि S&P 500 को देखें तो वो सिल्वर के मुकाबले में 227% ऊपर है, 227% ज़्यादा जो है हाई वैल्यू पे है, और गोल्ड की तुलना में 101%। तो यहाँ पे एक चीज़ देखा जा रहा है कि थोड़ा सा ये जो गैप है ये कवर होगा। इसके लिए क्या होगा, S&P 500 को या तो नीचे आना होगा या गोल्ड सिल्वर को ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ एक चीज़ देखा जा रहा है कि गोल्ड सिल्वर में तेजी रहनी चाहिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है। और जो पिछला जो बुल रन रहा था उसमें जो 2000 जो है 10-11 का रहा था या फिर जाकर 1979 का रहा था, तो ये उस समय जो है थोड़ा तेज़ था, तो उसके हिसाब से अभी कमज़ोर है। तो ये चीज़ बता रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी रहेगी। बाकी एक चीज़ और ये देखा जा रहा है कि जो गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो 2020 में जो था 1:113 था। मतलब 1 ग्राम गोल्ड पे 113 ग्राम आप चांदी खरीद सकते थे, जो इस साल की शुरुआत में आकर जो है बिल्कुल 1:96 हो गया था। मतलब 1 ग्राम गोल्ड पे 96 ग्राम चांदी, और धीरे धीरे सुधार होते हुए इस समय 1:72 पे है। मतलब 1 ग्राम गोल्ड पे 72 ग्राम चांदी, यानी चांदी जो मजबूत हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर आप उसको अगर 2020 से देखें तो 36% जो है रिकवर किया है चांदी ने गोल्ड की तुलना में। अब इसको ये कहा जा रहा है कि अगर ये 70 के नीचे आ जाएगा, अगर अभी 1:72 है, तो अगर 70 के नीचे आया तो सिल्वर में तेजी आएगी, फिर ये 1:65 पे जा सकता है। अब कितने समय में होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ जो है गोल्ड जो मजबूत दिख रहा था, गोल्ड की तुलना में सिल्वर ज़्यादा मजबूत प्रतीत हो रहा है। ये चीज़ इसमें देखा गया है। अब 2 बुल रन से हम कंपेयर करते हैं, एक 1979 वाला और 80 वाला, और दूसरा जो है 2008 से लेकर 2011 तक वाला जो था। उसमें जो सपोर्ट लाइन होता है गोल्ड का, उसमें अगर 79 में देखें तो वो 150% ऊपर चला गया था, और सिल्वर जो है वो 295% ऊपर चला गया था। और यहाँ 2008 से लेकर 11 तक जिसमें रिसेशन आया था जो है, उस समय गोल्ड जो है वो सपोर्ट लाइन से 32% ऊपर चला गया था, और जो है सिल्वर जो है वो 71% ऊपर चला गया था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस समय जो दिख रहा है, अगर इस समय सपोर्ट लाइन जो है आप जो है 4200 को ही मान लें, 4200 को ही मान लें, जहाँ पे अभी काफ़ी ज़बरदस्त इसको लेखा रहा है, चूँकि 4400 का बनाया था हाई, उसके बाद से नीचे आकर यहाँ पे बेस बनाया है। तो और चूँकि इकॉनमी रिसेशन वाली बात जो है 2008 जैसी दिख नहीं रही है, तो वहाँ उसमें भागा था 32%। तो यहाँ अगर नीचे भी अगर मान लीजिए गिरता है, 20% के आसपास भी गिरता है, तो वो जस्टिफाई कर रहा है जो एक्सपर्ट लोगों ने कहा था कि जो है 20% जा सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिल्वर में जो उस समय देखा गया था 71% की बढ़ोतरी थी। तो यहाँ सिल्वर की कहानी डिफरेंट होगी अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए। एक तो इकॉनमी वाला रिसेशन को आप हटा दें, जो है उसको माइनस कर देना होगा, क्योंकि वो चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ डिमांड ज़बरदस्त हो गया है। 2008 का जो डिमांड था और 2025 का जो डिमांड था, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। तो जो इंडस्ट्री का जो डिमांड जिस तरीके से बढ़ा है, उस पर सिल्वर का कीमत बहुत कुछ तय करता है। तो सिल्वर में तेज़ी बनी रह सकती है। अब सिल्वर में कितनी तेज़ी होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये तमाम फैक्टर हैं। अब उसमें जो होता है, जो रिसाइकल वाले सिल्वर किस तरीके से पंप होते हैं बाज़ार में, वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है, जो कि फिर प्राइस को बैलेंस करता है। तो यहाँ इन तमाम चीज़ों से एक चीज़ जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये आज के डेट में, कल ये तस्वीर बदल भी सकती है कि गोल्ड जो है इस समय 2026 में भी मजबूत दिख रहा है, और सिल्वर गोल्ड की तुलना में ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। लोग अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लेते हैं। कल हमारे शेयर बाज़ार में अच्छी खासी बिकवाली हुई, जो है लगभग 0.86% जो है नीचे गिरा जो है निफ्टी, और 225 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,960 पे बंद हो गया, 26,000 से नीचे। और सेंसेक्स को देखें आप तो 609 पॉइंट की गिरावट देखी गई, 0.71%, और ये जाकर पहुंच गया 85,102 पे। मिड कैप में लगभग 0.25% की गिरावट थी, और स्मॉल कैप में लगभग 2.25% की गिरावट रही, और पीएसयू में भी जो है 2.25% की गिरावट देखी गई। एफआईज की बिकवाली रही है कल 655 करोड़ का, और डीआईज ने 2,542 करोड़ का शेयर खरीदा है। अब इसमें यह है कि जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा शेयर बाज़ार जो है वो 26,000 के नीचे बंद हुआ,
और जो 20 डीएमए जो था 20 डीएमए के नीचे जाकर बंद हो गया। तो इस समय जो सपोर्ट लाइन जो दिख रहा है वो 25,892 है, जो मंडे का लो था, वो एक सपोर्ट है। और उसके बाद उसको अगर तोड़ता है तो फिर 25,840 जो 26 नवंबर का लो था, वो एक दूसरा सपोर्ट लाइन है। और रेजिस्टेंस जो है ऊपर 26,100 पे दिख रहा है और फिर 26,200 पे दिख रहा है। तो इस समय मार्केट जो है वो दिख रहा है 25,800 से लेकर 26,100 के बीच हिचकोले खाता हुआ बाजार इस समय दिख रहा है। जो डेली चार्ट है उसमें एक लंबी बियरिश कैंडल बना है, कमजोरी का संकेत दे रहा है। आरएसआई में कमजोरी दिख रही है, एमएससीडी पहले से ही बियरिश नोट पे था। तो इस तरीके से अभी मार्केट में, शेयर बाजार में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। अब 10 दिसंबर को जो फेड की बैठक है उस पर किस तरीके से रेट कट होता है उसका असर पड़ेगा हमारे बाजार में। हालांकि वो जो है कल होगा तो परसों जो है हमें पता चलेगा। और एफआईज की बिकवाली किस तरीके से रहता है वो एक बड़ा कंसर्न है। हालांकि हमारा रुपया बहुत कमज़ोर हो गया और इस समय जब कमज़ोर हो जाता है रुपया तो देखा जाता है कि एफआईज जो है वो खरीदारी करने लगते हैं, लेकिन वो खरीदारी हो नहीं रही है। अब रुपया कमज़ोर होने के बाद बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि ये जिस तरीके से रुपया कमज़ोर हो रहा है और आरबीआई कोशिश कर रहा है उसको मजबूत करने का, लेकिन जो कर नहीं पा रहा है उससे 5 चैनल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ये जो है एक बड़ा कंसर्न आया है उनकी तरफ से। जो एक तो उसने कहा है कि जो विकास की जो बात है उसमें बड़ा धक्का पहुंचेगा, क्योंकि जो आयात जो है, जो चीज़ें आप मंगा रहे हैं वो काफ़ी महंगी हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त महंगा पड़ जाएगा। दूसरा, इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा। दूसरा, एफडीआई जो है वो घट जाएगा और जो राजकोषीय वित्त है उस पर प्रभाव पड़ेगा और भावनाओं पे बहुत सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। और तो ये चीज़ होने लगा है कि रुपया कमज़ोर होना वो अच्छी बात नहीं दिख रही है इस समय। बाकी रुपीज़ बैक्ड स्टेबल कॉइन की जो बात हमने अभी कही है उसका एक मांग उठ रहा है। अब ये देखते हैं आगे क्या किस तरीके से रहता है, किस तरह से चीज़ें कंट्रोल में आती है, क्योंकि जीडीपी सब कुछ अच्छा है लेकिन ये रुपया जिस तरीके से फिसल रहा है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब इसको किस तरह से काबू पाया जाता है वो देखना होगा। दूसरी बात कि जो है सिप को लेकर एक खबर है कि जो है कुछ एक जो म्यूचुअल फंड वाले हैं जो 5 साल में 20% से ऊपर का रिटर्न दिए हैं। देखिए 5 साल में रिटर्न अच्छा रहा, क्योंकि इसमें कोविड और तमाम चीज़ का फैक्टर रहा था, इसके कारण जो बहुत शानदार रहा। वैसे अगर 15-16% भी सिप के जरिए आपको रिटर्न मिल जाता है तो वो अच्छा जो है फंड है। तो इसमें जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है उसने 24.68% का रिटर्न दिया। इन्वेस्को मिड कैप जो है वो 23.84 का जो है रिटर्न दिया। और बंधन का जो है वो स्मॉल कैप जो है वो 23.56 का दिया है और एचडीएफसी का मिड कैप जो है वो 23.31 का दिया है। तो मिड कैप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्मॉल कैप की तुलना में, ये एक बात प्रतीत हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो और देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड में भी जो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें सब कुछ रहना चाहिए। मिड कैप रहना चाहिए, एक स्मॉल कैप रहना चाहिए, फ्लैक्सी कैप रहना चाहिए, 3 तो आप बिल्कुल रखना चाहिए। तीनों जो है उस हिसाब से फिर आपको अपना एलोकेट करना है। जो भी होगा आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ लीजिएगा, वो आपका एलोकेशन कर देंगे, लेकिन 3 से 4 फंड जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए म्यूचुअल फंड का। बस इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं फिर।